एक तो इस तरह से पढ़ेंगे। सर आप लोग का स्वागत है म्यूजियम में। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सर, थैंक यू बहुत। अब हम जा रहे हैं संग्रहालय में, म्यूजियम सर्वे ऑफ इंडिया का। 1874 से है वही तो हम अभी भी कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने जो चीजें बनाई है ये सर्वे ऑफ इंडिया की सबसे पुरानी बिल्डिंग 1840 की, और 1840 से इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। और इसमें जो क्लॉक लगी है वो है 1874 की, जो कि अब तक चल रही है। और ये हफ्ते में 2 दिन ये लोग इसको जो है चाबी भरते हैं इसकी। ये जो देहरादून की घंटाघर में लगी है उससे भी पुरानी घड़ी है ये, जो 1874 से अब तक वर्किंग में है। देखिए अभी 10:15 होने वाला ना बजेगी, और हर घंटे में तो बजेगी वो बजती है। तो हम तो लगातार चल रही है। जी हम तो यही समझते हैं कि जो पलटा घंटाघर है वही सबसे पुराना है। उसकी घड़ियाँ कितनी बार बदली जाती है। इसमें केवल ब्रिटिश का ही कंट्रीब्यूशन नहीं है, हमारा कंट्रीब्यूशन है कि हमने इसको मेंटेन किया हुआ है। कब का है ये? कब का है? 1874 1874 का। जी। और ये एक साइंटिस्ट थे ग्रेविटी के, जेम्स पैलेडियो बेथनी, हाँ, उनके नाम से ये स्थापित है। चलो बाकी बढ़िया। मैं आगे आप लोगों को डिटेल में थैंक यू। देश का सबसे पुराना साइंटिफिक डिपार्टमेंट है। जितने भी साइंटिफिक वर्क होते थे वो सर्वे ऑफ इंडिया ही करती थी। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, सब अभी सर्वे ऑफ इंडिया से ही ओरिजिनेट हुए हैं। तो देखिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कुछ सैंपल है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कुछ सैंपल है। ये फॉसिल्स बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये फॉसिल भी हिमालय क्षेत्र से लिए आप देखें तो सीप वगैरह है, मतलब हिमालय भी पहले वहाँ पर समुद्र था। जीपीएस हो रहा है ग्लोबल पोजिशन सिस्टम से, तो जीपीएस से अगर आप लोग अब होंगे, लेकिन सर्वे ऑफ इंडिया में जीपीएस 91 में इंट्रोड्यूस हुआ था। और जो सेटेलाइट इसको बोलते हैं सेटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, इस सेटेलाइट से हम अपनी पोजीशन निकालना। तो इसमें सेटेलाइट नेविगेशन में जो सबसे पहले तो देश पहले डेवलप किया सेटेलाइट सिस्टम वो था रूस। उसके सिस्टम का नाम था ग्लोनास। उसके बाद दूसरा आया अमेरिका का जीपीएस, यूरोपियन यूनियन का बना गैलीलियो, चौथा बना चीन का बोल्डुई, पांचवा जापान का क्वासिजेनी। हमारा भी देश का एक सिस्टम डेवलप हो गया, उसका नाम है नाविक। हाँ, तो 1-2 साल बाद हमें जीपीएस की जरूरत नहीं होगी, हम अपने सिस्टम से करेंगे। तब जीपीएस सिस्टम में क्या है, ये 24 से 30 सेटेलाइट हैं, और इनको इस तरह स्पेस में इंस्टॉल किया गया है कि कम से कम 4 सेटेलाइट का सिग्नल मिले अपनी पोजीशन के लिए। क्योंकि एक्यूरेट पोजीशनिंग के लिए सर्वे ऑफ इंडिया मानती है कि 4 सेटेलाइट के सिग्नल जरूरी है। अगर अभी आप अपने मोबाइल से अपने एक सिंपल जीपीएस से अपनी पोजीशन निकालेंगे तो 7-8 मीटर का डिफरेंस आएगा। लेकिन हम कम से कम एक इंस्ट्रूमेंट एक साथ रखते हैं, साइमल्टेनियस ऑब्जर्वेशन करते हैं, और उन दोनों साइमल्टेनियस ऑब्जर्वेशन का प्रोसेसिंग करते हैं, तब हमारी एक्यूरेसी सेंटीमीटर में आती है। जी तो में कितने सैटेलाइट्स नेविक के साथ, लेकिन साथ ही हमारे लिए सफिशिएंट है। अब हम ये कर रहे हैं कि आप लोग को, आम आदमी को भी एक्यूरेटली पोजिशनिंग कर सके, तो पूरे इंडिया में लगभग 1000 जीपीएस परमानेंट जीपीएस सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं। हर शहर में तो होगा ही होगा, बड़ा शहर हो उसमें 2 होंगे इस तरह के। इनको बोलते हैं कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस सिस्टम। अब एक जीपीएस सिस्टम चल रहा है, दूसरा सिस्टम आपने लगाया, और हमारे साइट पे जाके अपना डाटा डाउनलोड कर देंगे, तो आपको अपनी पोजीशनिंग इसके रेफरेंस में एक्यूरेट मिल जाएगी। थोड़ा सा लोगों को थोड़ा सा देना पड़ेगा राइटिंग, लेकिन इससे एक्यूरेट हो जाएगी। तो ये हमारा मेगा प्रोजेक्ट भी चल रहा है। वो दूसरा सेटेलाइट, तीसरी सेटेलाइट होता है। तो ये अब कोई जीपीएस के बारे में पूछ रहे थे ना, जीपीएस से हम ये कर दे रहे हैं कि आप लोग भी कोशिश कर सकते हैं। जी हाँ, और तो ये जीपीएस की आप देखेंगे देहरादून किसी कैंपस में लगा हुआ है। ये एक्चुअली वहाँ से सिग्नल ये लेके भी ये करेक्शन करके भेजेगा। भाई आप अपनी ऑब्जर्वेशन ले लेंगे, और उस ऑब्जर्वेशन को हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, और उस पर ऑप्शन होगा कि अपना डाटा उस पर अपलोड कीजिए।
अपलोड कर देंगे। उस टाइम पे जो हमारे सिस्टम में ऑपरेशन किया होगा उसके साथ वो प्रोसेसिंग करके वो आपकी करेक्ट क्वेश्चन दे देगा। हो सकता है आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण नहीं होगी, लेकिन जो प्राइवेट में काम करने के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण जो आर्किटेक्ट है है। बहुत इंजीनियरिंग के लिए तो आपको इसको चाहिए। अच्छा, जब ये हमने अब पहले काम फ्लोराइड से करते थे, फ्लोराइड में क्या ड्रॉबैक था कि मौसम खराब हुआ तो अपना सब पैकअप करके तो या वेट करना पड़ता था। तो जीपीएस से काम करने ये सहूलियत हो गई कि ऑल वेदर इंस्ट्रूमेंट है, आपको हर मौसम में काम करेगा और आपने कर दिया और टेंट में बैठ गए, आप दूसरा ले रहा अपने यहाँ, बहुत ईजी है इंस्ट्रूमेंट। और हम जीपीएस में हम ठीक उस पॉइंट के ऊपर इंस्ट्रूमेंट लग रहे हैं तो ज़्यादा एक्यूरेट भी है ये उस तरह का। हम फ्लोराइड से तो दूर की चीज़ें पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ रिफ्लेक्शन वगैरह के अंदर डिफ्लेक्शन के अंदर इसलिए लगते हैं इसमें कम होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो ये हमने बनाया था पुराना चार्ट है, पुराने मेथड का टर्मिनेशन वाला कैलकुलेटर सर्वे बताया था ना, ये सारे जगहों को हमने जीपीएस से रिप्लेस कर दिया है। घमंड में थे कि जो उनके यहाँ पहाड़ है मॉन्ट ब्लांक, मॉन्ट रोसा, उससे ऊंचे पहाड़ विश्व में और कहीं नहीं हो सकते हैं। तो 1808 में एक नेपाल में एक पीक थी जिसको भगवान से ही उसको पढ़ा गया, उसकी हाइट निकली वो उनके यहाँ के सबसे हाईएस्ट माउंट एवरेस्ट था, उससे कई हजार फीट ज़्यादा थी, तो उसका नाम था धौलागिरी। तो 1808 से धौलागिरी वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक बन गई और ये समझा गया कि इस हिमालय के रेंज में और भी ऊंची चोटियाँ हो सकती हैं। तो नेपाल में क्या था, नेपाल में सर्वेइंग वर्क अलाउ नहीं था, तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि बॉर्डर से बिहार पहले माउंट एवरेस्ट जो हिमालय की चोटियां हैं बिहार और यूपी के बॉर्डर से दिखती थी। अभी आपने सुना होगा ना कोरोना हुआ तो बहुत सी चोटियां दिखने लगी, तो पहले पोल्यूशन वगैरह भी नहीं था, कोई बिल्डिंग वगैरह भी नहीं थे, हाँ वहाँ से भी दिखती। तो एक सर्वेइंग का ऑपरेशन किया गया और इन चोटियों को, हिमालय की चोटियों को बिहार के और यूपी के बॉर्डर से पढ़ा गया। अच्छा, नाम इनका मालूम नहीं था। ये ऑपरेशन किया गया 1849 से 52 के बीच में और इन चोटियों के नाम नहीं मालूम थे, तो इनको नाम रखा गया पीक 1, पीक 2, पीक 3, पीक 4 और इनका कंपटीशन करने की जिम्मेदारी थी राजाराम सिकंदर की। और जब उन्होंने कंपटीशन किया तो पाया कि जो पीक नंबर 15 है ये वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, तो इसका नाम पहले ढूंढा गया तो इसका नाम मिला नहीं, तो इसका नाम जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे रखा गया। जॉर्ज एवरेस्ट रिटायर हो गए थे और उस वक्त बहुत कंट्रोवर्सी हुई। यूरोपियन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि एक सर्वे ऑफ इंडिया का ये एक वो था कि एक नियम था कि किसी भी ज्योग्राफिकल ऑब्जेक्ट का नाम किसी के नाम पे नहीं रखेंगे। आपने देखा जितनी नदियाँ हैं किसी का नाम नहीं, जो नाम लोकल है जो लोग हम लोग लाते वही रखा गया। तो इसका नाम क्यों रखा गया, तो उस वक्त सर्वे जनरल थे वाघ ने दलील दिया वहाँ इनका शिष्य था हाँ एवरेस्ट का, हाँ, जब वो फेल हुए तब वहाँ गया था। और जॉर्ज एवरेस्ट ने खुद ऑब्जेक्ट किया, वो खुश नहीं हुए थे कि इसका जो है इसका नाम रखने में हमने जो प्रिंसिपल रखा था उसको फॉलो नहीं किया गया है। उन्होंने ऑब्जेक्ट किया था और ये भी कहा कि मेरे नाम का प्रोनाउंसिएशन एशियाई लोग नहीं सही कर सकते। हम लोग एवरेस्ट बोलते हैं, उनका नाम एवरेस्ट सही से प्रोनाउंस नहीं होता है, ऐसा कुछ है, ई अलग है, REST अलग है। तो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था, लेकिन वो नाम रखने का वो तो मान्य रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी ने उनके ऑब्जेक्शन को माना नहीं और यही नाम रखा गया और इसके नाम को बहुत ढूंढा गया। बाद में चीन ने क्लेम किया कि इसका नाम जो है शामू लोगमा है और नेपाल ने नाम सागर माथा बाद में बनाया, ओरिजिनल नाम नहीं था। तो लेकिन ये कहा गया कि अगर इसको चूँकि बहुत दूर से पढ़ा गया है, अगर नेपाल से इसको पढ़ा जाएगा इसकी हाइट कुछ चेंज हो जाएगी। तो 1950-52 में यहाँ से फिर 100 साल बाद फिर टीम गई, इस कैंपस से टीम गई और गुलाटी यहाँ के डायरेक्टर थे JNRB के, और उसकी फिर से ऑब्जर्वेशन ली गई नेपाल से और इसकी हाइट निकली 8,848 मीटर। पिछले साल दिसंबर तक ये हाइट स्टैंडर्ड हाइट थी, अगर आप गूगल पे सर्च करते तो यही हाइट मानी जाती। लेकिन अभी चीन और नेपाल ने ज्वाइंट ऑपरेशन करके इसकी सही हाइट निकाली है 8,848.86 मीटर। चूँकि वो नेपाल जो
एवरेस्ट है, कुछ चीन में आता है, कुछ नेपाल में आता है, तो इसलिए उनका राइट बनता है कि कोई ऑपरेशन करने का। तो अगर हमें मौका मिलेगा तो हम फिर से उसकी हाइट निकालेंगे, क्योंकि अब जो हाइट सही निकलनी है उसके एकदम चढ़ के ही निकालनी है। लेकिन हमने जो 100 साल बाद हाइट का कंपटीशन किया था, इस वॉल्यूम में लिखा हुआ है, ये वाली हाइट इस वॉल्यूम में है। सर्व ऑफ इंडिया टाइडल आयोजन कर रहा है। ये पहली टाइड गेज मशीन है 1877 की, मतलब ओल्डेस्ट है। अब ये टेक्निक अभी भी काम कर रही है, मॉडल भी लगा है, और ये भी लगे हुए हैं, ये भी इस तरह के। इसमें क्या खास बात है कि ये अभी तक कामयाब टेक्निक है। आप समझ रहेंगे, जैसे ये इसमें क्या है, ये ड्रम है, इसके एक एंड पे एक फ्लोट है, अंदर से खोखला। समुद्र का पानी टच करता है तो ये डूबता नहीं है, तो समुद्र का पानी जैसे ऊपर नीचे होगा, ये फ्लोट भी ऊपर नीचे होगा। तो ये फ्लोट ऊपर नीचे होगा तो पुली है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, और ये पेन है, इसमें इंक भरा जाता है, और इसके एक एंड पे घड़ी लगी हुई है, मैकेनिकल क्लॉक, जो इस ड्रम को 24 घंटे में एक राउंड देती है। तो ये पेन जो है एक साइन कर्व ड्रा हो जाता है इस पे, जिसके एक एक्सिस पे तो टाइम आता है, दूसरे एक्सिस पे हाइट ऑफ टाइड आते हैं। पोर्ट वालों से हमारी थोड़ा हम लोग ECG वाला जैसा हो गया ये ECG में भी जैसा हो। तो वो एक आदमी डिप्यूट करते हैं जो घड़ी में हर दूसरे तीसरे चाबी भरता है, इसमें इंक भरता है। जब चार्ट भर जाता है, एक चार्ट 3-4 दिन चल जाता है, फिर उसको निकाल के नया चार्ट लगता है। तो ये बहुत सिंपल है, इसलिए अभी तक कामयाब है और रिलायबल भी ये है। ये चार्ट होगा ना? ये चार्ट, ये भी चार्ट लगा, ये निकला। अब चूंकि हमारे यहाँ टाइड गेज बनते भी थे, हमारी यहाँ वर्कशॉप है पहले थी, उसकी शिफ्ट लगती थी, भट्टी हमेशा धधकती थी, और घड़ी भी यहाँ बनते थे। घड़ी तो हमारे यहाँ घड़ी साज भर्ती हुआ करते थे, वो घड़ी साज ही उस घड़ी को मेंटेन करते थे। अब इसलिए वो घड़ी अब तक हमारे चल रही थी, वो सारे घड़ी साज अब रिटायर हो गए। अब लेकिन थोड़ी बहुत जो टेक्निक उन्होंने ट्रांसफर कर रखी है वो लोग करते हैं, जब तक चल रही है। जब हम करंट देती है अभी का, हम प्रेडिक्शन भी करते हैं। तो अब तो सारा काम कंप्यूटर से होता है, लेकिन ये समझ लीजिए पुराने समय का कंप्यूटर है। जब मालूम था, एक तो मेन तो टाइट है कि मून के ग्रेविटेशनल पुल से आता है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर, जैसे हमारी सन की ग्रेविटेशनल थोड़ा बहुत ग्रेविटी लगती है, हमारी अर्थ की प्लैनेटरी मोशन है, रोटेटरी मोशन है, अर्थ थोड़ी सी टिल्ट है, मून का भी मोशन है। तो जब हमें 24 फैक्टर मालूम थे तो ये कंप्यूटर इन्वेंट किया गया था। 24 घंटे के हाँ, तो वो सब फिक्स करके ये मोटर चला देते थे। तो ऐसे ही ग्राफ इसमें प्रिडिक्शन कर प्लाट हो जाता था। फिर साइंस जब एडवांस हुआ, कुछ और फैक्टर 42 कंपोनेंट मालूम हुए, तो इसको रिजेक्ट करके ये मशीन इन्वेंट की गई 42 और एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करने के लिए। अब हमें 100 से भी ज़्यादा कंस्ट्रक्ट मालूम है जिनसे टाइड आते हैं। अब सारा काम सॉफ्टवेयर में होता है, लेकिन हमारे जो प्रोडिक्शन होते हैं सेंटीमीटर में, हाइट में और टाइम में 4-5 मिनट में आती है। ये आपकी यात्रा की थैंक यू सर, थैंक यू। और ये सर्वे इंडिया द्वारा चाय पानी का प्रोग्राम किया जा रहा है। धन्यवाद।